वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और टुडे हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 5 चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस का। इसके पहले के 4 लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले 4 लेक्चर देख लें ताकि आपको आज के लेक्चर का सब कुछ समझ आए। पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने रिलेशंस को कवर करा सही से, और आज हम लोग अपने चैप्टर के दूसरे पार्ट जो कि फंक्शंस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने द वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। उसका फायदा ये होगा कि ऐसी जितनी भी लेक्चर सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे वो सब आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो आज का चैप्टर, आज का लेक्चर जिसमें हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फंक्शंस और रिलेशन में डिफरेंस क्या है, दोनों एक जैसे ही तो लगते हैं। हमें x और y गिवन होता है और उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है, यही रिलेशन में भी होता है और यही फंक्शन में भी होता है। तो आप बिल्कुल सही हैं, फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। जब एक रिलेशन में हम कुछ कंडीशन लगा दें कि ये सेट ऑफ कंडीशंस ट्रू हो तब हम उसको फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो लिख के मैं आपको समझाता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, एक फंक्शन बेसिकली होता क्या है, अगर मेरे पास एक रिलेशन डिफाइंड है सेट A से सेट B में, सपोज आई एम गिवन विद अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B such that every element of A has only one unique element in B। मतलब कि देखो मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। सपोज मेरे पास सेट A है जिसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। सपोज मेरे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4, और मेरे पास सेट B है जिसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से A, B, C एंड D। अगर मेरे पास ये दोनों सेट हैं और इनके लिए मुझे एक रिलेशन गिवन है, सपोज कुछ इस तरह से, तो एक रिलेशन फंक्शन सिर्फ तब ही होगा जब इस सेट A जो कि x वाली वैल्यूज लेगा उसके लिए हमेशा सेट B में सिर्फ एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि ये 1 जो है वो A पे भी जा रहा है। अच्छा, ये जो है वो रिलेशन है। अब रिलेशन क्या नहीं होगा, सपोज मेरे पास ऐसे 1, 2 और 3 होता और इनमें से इस सेट में से लेट से इसका नाम P है और इस सेट का नाम Q है। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट कोई भी 2 एलिमेंट पे जा रहा होता, से 1 A पे भी गया और 1 B पे भी गया, तो मेरा ये रिलेशन तो है क्योंकि ये 1 को A और B से रिलेट तो कर रहा है, पर ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है कि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी सेट B में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होगी। तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है, एक प्रॉपर डेफिनेशन। अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। तो एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, जब किसी भी सेट A से जाने वाले एलिमेंट्स उनकी सिर्फ एक इमेज हो सेट B में। तो अब सवाल आता है कि इमेज क्या होता है। ऐसे ही 3 टर्म्स ये वो हैं जो एक फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, तो इनको देख लेते हैं कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होती है और मैपिंग क्या होती है। तो सपोज यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख दूं, एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, और एक सेट B है जिसमें एलिमेंट्स हैं A, B और C। 1 जो है वो A पे जा रहा है, 2 B पे और 3 C पे। तो ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है। क्यों? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। 1 सिर्फ A पे जा रहा है, ऐसे ही 2 भी सिर्फ B पे जा रहा है, 3 भी सिर्फ C पे ही जा रहा है। तो अब आती है कि इमेज, प्री इमेज और मैपिंग क्या होती है। तो देखिए, ये जो यहाँ से ऐसी एरो जा रही है ना, तो 1 की मैपिंग क्या है, A को मैप देखो क्या होता है, मैप नक्शा। सपोज आप गूगल मैप ओपन करते हो तो आप उसमें क्या सर्च करते हो, एक पर्टिकुलर एड्रेस, और वो मैप आपको वो एड्रेस बता देता है। तो ऐसे ही जब आप 1 से पूछोगे कि मुझे A का एड्रेस बताओ, तो ये 1 क्या कर रहा है, ये एक तरह से मैपिंग कर रहा है टुवर्ड्स A। तो ये हो गई मैपिंग। ऐसे ही इमेज और प्री इमेज क्या है, 1 जिस चीज को मैप कर रहा है वो है 1 की इमेज, तो 1 की इमेज क्या है, A। और जो चीज 1 द्वारा A जिसके द्वारा मैप किया जा रहा है वो होती है प्री इमेज। तो A को कौन मैप कर रहा है, A को 1 मैप कर रहा है। तो
तो ए की प्री इमेज सेट ए में हो गई, इस ए एलिमेंट की सेट ए में प्री इमेज हो गई, ये सेट ए का एलिमेंट जो कि है 1। तो अब दोबारा देखते हैं इमेज, प्री इमेज और मैपिंग। 1 जो है वो प्री इमेज हो गई ए की, ए जो है वो इमेज हो गई इस 1 की, और ये 1 जो है वो ए के लिए ए को मैप कर रहा है। तो ये मैपिंग, इमेज और प्री इमेज 3 टर्म्स हैं जो फंक्शन से एसोसिएटेड है। ऐसे ही एक बात आती है, एक टाइप का स्पेशल कुछ फंक्शंस होते हैं। सपोज अगर मेरे किसी फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, अभी तक हम डोमेन एंड रेंज कर रहे थे, जैसे रिलेशन के लिए डिफाइन होती है डोमेन और रेंज, ऐसे ही फंक्शन के लिए भी डिफाइन होती है। तो अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है वो सारी रियल वैल्यूज या इसका कोई सबसेट हो, सारी रियल वैल्यूज मतलब -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक कोई भी रियल वैल्यूज अगर ये हो, या इसका कोई सबसेट हो, सबसेट मतलब कि मैं -इंफिनिटी से इंफिनिटी बोलने की जगह बोल दूं कि -5 से +5 या कुछ भी 4 से लेके 7 इनके बीच में आने वाले सारे रियल नंबर्स। तो ये एक तरह से क्या है, रियल नंबर्स का एक सबसेट है। सेट हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे, उसमें ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो अगर किसी फंक्शन की रेंज रियल नंबर्स का कंप्लीट सेट या उसका एक सबसेट है, तो उस फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। उस फंक्शन को हम बोल देंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। किस फंक्शन को बोलेंगे, जिसकी रेंज या तो रियल नंबर्स है या फिर उनका एक सबसेट है। ऐसे ही अगर डोमेन में भी, डोमेन भी एक रियल नंबर या उसके सबसेट से आ रही है, तो उस फंक्शन को हम लोग बोल देंगे डोमेन भी, मतलब कि डोमेन भी और रेंज भी जिसमें आ रही है, उस फंक्शन को हम बोलेंगे रियल फंक्शन। जिस फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों रियल वैल्यूज या उसका एक सबसेट ले रही हैं, वो है रियल फंक्शन, और जिसमें सिर्फ रेंज रियल वैल्यूज या उसका एक सबसेट है, वो है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो अभी इससे एसोसिएटेड कुछ एग्जांपल्स गिवन है एनसीईआरटी में, वो एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो ये है हमारे पास एग्जांपल 10। इसके पहले के 9 एग्जांपल हम लोग पिछले 4 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। टू बी स्पेसिफिक, लेक्चर 1 और लेक्चर 3 में। Let n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n. n क्या होता है, set of natural numbers। अगर ये नहीं भी कभी given हो कि n be the set of natural numbers, तो भी आपको n को हमेशा set of natural numbers ही लेना है। Let n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r is, अब यहाँ पे relation में given है x y ordered pair where y is equal to 2x। ये हमारा relation है, और condition क्या है कि x और y जो दोनों हैं वो natural numbers होने चाहिए। So what is the domain, codomain on range and range? वो क्वेश्चन जो हम लोग पिछले 4 लेक्चर से खेलते आ रहे हैं, और इस दिशा फंक्शन ये हमारे लिए कुछ नया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है, और फिर देखते हैं कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है। तो देखो, R के वो x और y के पेयर्स ढूंढेंगे हम लोग जो इस रिलेशन को और इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो x की वैल्यूज रखते जाएंगे और y की उसके लिए करस्पॉन्डिंग चेक करते जाएंगे। तो कौन सी पेयर सेटिस्फाई करेंगी इसको, x और y नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो 1 से एक एक करके जहां तक भी काउंटिंग आती है वहां तक x की वैल्यूज रखते जाएंगे, है ना। लेट्स से 1, x को 1 रखेंगे तो y क्या आएगा, 2 × 1 2। ऐसे ही x को 2 रखेंगे तो y आ जाएगा 2 × 2 4। ऐसे ही x को 3 रखेंगे तो y आ जाएगा 6 एंड सो ऑन। ये हमेशा आगे तक जाता जाएगा। अब इंफिनिटी तक तो एक एक करके x की वैल्यू रखेंगे नहीं, और वैसे भी हमें नहीं पता कि काउंटिंग कहाँ खत्म होती है। ये आप गूगल कर सकते हैं वैसे कि काउंटिंग कहाँ खत्म होती है। तो ये एक ऐसा सेट बन गया। अब हमें निकालना है इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज। हमें ये इस फॉर्म में लिखने को नहीं बोला था, रिलेशन ऑलरेडी गिवन था, हमने बस उसको दूसरे कन्वीनियंट फॉर्म में लिखा है, वो हमें नहीं बोला था। हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालनी थी, इसलिए हम लोग इस फॉर्म में आए, क्योंकि यहाँ से हम लोग इजीली देख सकते हैं। अगर आप ये ना भी लिखे, यहाँ से सीधा निकाल ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो हम इनपुट पे लेते हैं। तो x के हमने जो जो वैल्यूज ली, तो डोमेन यहाँ से क्या आ रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो डोमेन तो एक तरह से हमारी क्या आ गई, डोमेन हमारी आ गई 1 2 3 एंड सो ऑन काउंटिंग टिल इंफिनिटी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही आ गई दोबारा।
ये क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, नेचुरल नंबर्स का ही सेट तो है। उसके बाद हमें निकालनी है कोडोमेन। कोडोमेन आपको याद होगा, एक बार रिपीट करता हूँ, कोडोमेन वो पिटारा है जिसमें से हम रेंज की वैल्यूज निकालते हैं, मतलब कि रेंज सिर्फ और सिर्फ कोडोमेन में से निकाल सकते हैं। और कोडोमेन हमेशा क्या होती है, y की जो भी कंडीशन हमें गिवन हो कि y सिर्फ यही हो सकता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है कि y सिर्फ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर सकता है, तो कोडोमेन भी हमारी नेचुरल नंबर हो गई, कोडोमेन नेचुरल नंबर। और रेंज क्या होती है, रेंज वो वैल्यूज हैं जो एक्चुअल के अंदर आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली कौन सी वैल्यूज आ रही है, 2 आ रही है, 4 6 एंड सो ऑन। तो ये 2 4 6 आगे 8 आएगी, 10, ये 2 का टेबल जो चल रहा है ये क्या है, ये सब देखो यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर नहीं आ रहा है और ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनको हम क्या बोल देंगे, ये है इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये तो हो गई हमारी डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अभी सवाल आता है इज दिस अ फंक्शन, तो क्या ये रिलेशन जो हमें गिवन है ये एक फंक्शन है। तो अब आप फंक्शन की डेफिनेशन याद करिए, अभी हमने पढ़ी थी फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो देखो वन की सिर्फ कितनी इमेज आएगी, आ रही है, एक इमेज आ रही है वो क्या है 2, ऐसे ही 2 की एक ही इमेज आ रही है वो है 4, ऐसे ही 3 की सिर्फ एक इमेज आ रही है वो है 6 एंड सो ऑन। हर एक नंबर की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, इसलिए ये रिलेशन जो हमें गिवन है ये क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन हो जाएगा। तो ये एग्जांपल 11 अभी हमारे सामने आ गया है। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच पार्ट गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पे 3 हमें रिलेशंस दे दिए गए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि ये तीनों रिलेशन एक फंक्शन है कि नहीं। तो क्विकली फंक्शन की डेफिनेशन दोबारा याद करते हैं। अगर एक सेट ए से सेट बी में जाने वाले कोई रिलेशन में सेट ए से सेट बी पे सिर्फ और सिर्फ सेट ए के किसी एलिमेंट के लिए सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बन रही हो तो वो रिलेशन एक फंक्शन होता है। ये डेफिनेशन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए और आप देखते ही, अभी तो मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखा दूंगा या दूसरे किसी तरीके से इजीली समझा दूंगा। ये डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में फिट होगी तो आप एक बार में देखते ही सीधा स्टेट कर सकते हो कि ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है। तो देखो अभी इसको डायग्राम से समझते हैं। इनपुट वैल्यूज क्या आ रही है 2 3 और 4। तो जो इनपुट वाला सेट आएगा वो कहां से आएगा 2 3 और 4। आउटपुट क्या है 1 1 और 2, 1 1 और 2, 2 जा रहा है 1 पे, ये 1 दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3 जा रहा है 1 पे, 3 भी 1 पे जा रहा है, 4 जा रहा है 2 पे, 4 जा रहा है 2 पे। तो क्या ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन में फिट बैठता है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि यहां से जाने वाला हमेशा यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट पे जाएगा। तो 2 1 पे जा रहा है, क्या और किसी पे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो अभी तक सब कुछ सही है, ये फंक्शन हो सकता है। 3 1 पे जा रहा है, क्या 1 के अलावा 3 किसी और पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब ये मत सोचना कि 2 और 3 दोनों 1 पे जा रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की ये फंक्शन तो नहीं होता अगर 2 या 3 दोनों किसी एक ही, मतलब 3 या 2 ही सॉरी दो अलग अलग वैल्यूज पे जा रहे होते, बट 2 और 3 दोनों एक यूनिक वैल्यू पे जा रहे हैं। 2 जा रहा है 1 पे और 3 जा रहा है 1 पे, ये दोनों सिर्फ एक वैल्यू पे जा रहे हैं, दो अलग अलग वैल्यूज पे नहीं जा रहे हैं। और 4 जा रहा है 2 पे, तो ये रिलेशन जो है हमारा वो फंक्शन है। ऐसे ही इसको देखते हैं 2 3 और 4। आउटपुट क्या है 2 4 2 3 और 4, आउटपुट भी 2 3 और 4 पे ही जा रही है। 2 जा रहा है 2 पे, ये 2 जा रहा है 4 पे, 3 जा रहा है 3 पे और 4 जा रहा है 4 पे। तो आपको लिखते ही वक्त देखो जब मैं लिख रहा था तभी समझ आ गया होगा कि ये वाला जो 2 है ये 2 पे भी जा रहा है और 4 पे भी जा रहा है, तो ये तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है। ये बैठता है तो इसको टिक कर दिया, ये हमारा फंक्शन है, ये है और ये नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 की एक यूनिक इमेज सॉरी ओके रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये वाला रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है क्योंकि 2
दो इमेजेस ले रहा है, एक 2 खुद पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है और एक 2 4 पे जा रहा है। अभी इस वाले को देखते हैं तो 1 देखो 2 पे जा रहा है, 1 कहीं और है नहीं है, 1 सिर्फ 2 पे जा रहा है। ऐसे 2 3 पे जा रहा है, 2 कहीं और है नहीं है, तो 2 भी एक यूनिक वैल्यू पे जा रहा है। ऐसे 3 भी 4 पे जा रहा है, 4 5 पे, 5 6 पे, 6 7 पे, तो ये सब एक यूनिक वैल्यू लेंगे। मैं बना के भी दिखा देता हूं। ये हो जाएगी इसकी डायग्राम। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो जो सेकेंड रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये वाला 2 है वो दो इमेजेस ले रहा है, एक इस 2 पे और एक इस 4 पे, तो ये एक रिलेशन नहीं है क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी थर्ड रिलेशन की बात करें तो इसकी डायग्राम मैंने यहाँ बना दी है। देखो 1 जो है वो 2 पे जा रहा है, 2 3 पे, 3 4 पे एंड सो ऑन। तो देखो हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक इमेज है, 1 की सिर्फ एक इमेज है, 2 की सिर्फ एक, 3 की भी सिर्फ एक, 4 की, 5 की, 6 की, सबकी सिर्फ एक ही इमेज है। तो ये रिलेशन भी हमारा एक फंक्शन है, ये भी हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे अभी हम एग्जांपल 12 भी देख लेते हैं। लेट n be the set of natural numbers, define a real valued function f। ये रही फंक्शन की डेफिनेशन। जैसे r n to n लिखते थे ना a to b, ऐसे ही फंक्शन हमने लिखा है n to n, मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर्स के सेट, बाई fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे fx क्या है, तो fx और कुछ नहीं बल्कि y है। y इज इक्वल टू समथिंग लिखते थे ना हम लोग, तो fx का क्या मतलब होता है, फंक्शन ऑफ x। और जब हम लोग y इज इक्वल टू समथिंग लिखते थे तो क्या वो y एक फंक्शन ही तो हो जाता था एक तरह से, एक x का फंक्शन, तो y को हमने f ऑफ x लिख दिया, फंक्शन ऑफ x। किस तरह डिफाइंड है, 2x प्लस 1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल बिलो। अब इस डेफिनेशन को यूज करके हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो x की वैल्यूज रखेंगे एक एक करके। x को 1 रखा तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। x 1 के लिए y की वैल्यू, y क्या है, f ऑफ x, आ गई 3। ऐसे ही अगर x को 2 रखेंगे तो 2 टाइम्स 2 4 प्लस 1 5। x को 3 रखेंगे तो 2 टाइम्स 3 6 प्लस 1 7। 4 2 जा 8 प्लस 1 9। 5 2 जा 10 प्लस 1 11। 6 के लिए 6 2 जा 12 प्लस 1 13। और ऐसे ही 7 के लिए 15। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। अभी हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस देखेंगे इस वीडियो में, और अगर ये वीडियो लंबी होती जा रही है देखते हैं तो अगली वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे, और फिर एक्सरसाइज 2.3 उसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और पहला फंक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शंस में वो है आइडेंटिटी फंक्शन। बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन जो रियल नंबर से रियल नंबर को मैप करता है। उसकी डेफिनेशन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स। fx को क्या बोल सकते हैं हम लोग, y भी बोल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये है फॉर एवरी वैल्यू। इसको अगर आप इंग्लिश में पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं उसकी जगह आप मैथमेटिक्स में इसका एक शॉर्टकट लिख सकते हैं। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब पता होने चाहिए। तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, r टू r, fx इज इक्वल टू x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू, ये e क्या है, बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये तो हमने पढ़ा भी था चैप्टर 1 सेट्स में। तो वेयर x बिलोंग्स टू r, r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से रियल नंबर को मैप कर रहा है, ये हमें रिलेशन गिवन है। तो अभी इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग, ग्राफ कैसा बनेगा। अगर यहाँ पर ये मैं अपनी एक्सेस बना दूं, ये है x एक्सेस, ये है y एक्सेस, तो y इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ कैसा बनता है, ओरिजिन से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन। अभी आप देखेंगे कि रियल नंबर से रियल नंबर को मैप कर रहा है। इनपुट में भी आप रियल नंबर्स लेंगे 1 से लेके इंफिनिटी, और आउटपुट में भी आपको वही मिलेगा जो इनपुट लेंगे। अगर सपोज x आपने 1 दिया तो x के करस्पॉन्डिंग जो आपको आउटपुट y मिलेगा वो भी 1 होगा। x अगर आपने -1 दिया
तो y भी आपको -1 मिलेगा। तो इसके डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, डोमेन रियल नंबर्स और रेंज भी रियल नंबर्स। बिल्कुल सिंपल टाइप का फंक्शन होता है ये, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों, क्योंकि देखिए डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हैं, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कांस्टेंट फंक्शन। ये भी बिल्कुल सिंपल है। इनफैक्ट सातों ही फंक्शन जो हम लोग स्पेशल फंक्शंस में पढ़ेंगे वो सब सिंपल है। मैथ्स में सब कुछ सिंपल है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और सॉल्व करना चाहिए। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर को मैप करता है, तो ये क्या हो गया, एक रियल वैल्यूड या फिर रियल फंक्शन होगा, और ये आपको पता लगाना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, f(x) = c, x belongs to रियल नंबर एंड c इज अ कांस्टेंट। c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और ये कांस्टेंट कहाँ से आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है, ये तो इसकी डोमेन है, ये रेंज नहीं है, ये कोडोमेन है। जब डेफिनेशन में आप एक नंबर सेट से दूसरे सेट मैप कर रहे होते हो तो दूसरा वाला सेट डोमेन होता है, यहां से आप रेंज की कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो आप इस रियल नंबर्स की कोई भी रियल नंबर्स का कोई भी सबसेट, इस यहाँ तो c है, तो c तो कांस्टेंट है मुझे गिवन है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर होगा, से 2, 2.2, 2.3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसका एक ग्राफ देखें तो एक इन जनरल ग्राफ अगर इसका बनाया जाए तो कुछ ऐसा होगा, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। तो f(x) = c, तो x की मैं कोई भी वैल्यू लूं, आउटपुट हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो वो कुछ भी हो सकती है, लेट से यहाँ पे आ रही है, ये वैल्यू c है, c की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.7, 4.75, 6, 8, 9 कुछ भी ले सकते हो, तो कोई भी c। अब आप देखो x की कोई वैल्यू लो, आपने x1 लिया तो भी c, तो भी y की वैल्यू क्या आ रही है, c ही आएगी। x आपने 2 ले लिया तो भी y की वैल्यू c आ रही है, x आपने 3 ले लिया तो भी y की वैल्यू c आ रही है। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, रेंज होती है y की जो जो वैल्यूज आ सकती हैं। इस फंक्शन की रेंज बड़ी सिंपल सी है, वो है ये कांस्टेंट जो भी हम ले रहे हैं, तो इसकी रेंज हो गई c। और डोमेन क्या है, मतलब इनपुट की वैल्यूज रियल नंबर्स, कोडोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर्स। तो ये तो था हमारा कांस्टेंट फंक्शन कि आप कोई भी इनपुट वैल्यू दे दो x की, आपका f(x) जो कि y भी होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही लेगा। तो लास्ट फंक्शन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आप में से कुछ लोग इसको देख के शायद घबरा गए होंगे, पता नहीं क्या इतना बड़ा सा सब कुछ लिख दिया है, बट ये भी सिंपल है। आपने शायद से लास्ट ईयर, हाँ 10th क्लास में पढ़े होंगे ये इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक शायद नहीं पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक तो पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे भी लिखा तो मैंने इन जनरल बहुत आगे तक है, बट आपको शायद से क्वाड्रेटिक या क्यूबिक तक ही मिलेगा देखने को। तो देखो ये क्या है, ये भी फंक्शन, इसकी भी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर्स है, R2R है। और इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f(x) is a0 plus a1x plus a2x² plus a3x³ और ऐसे ही चलता जाएगा an xn x to the power n तक। अब इसमें क्या क्या चीजें हो रही है देखो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x जितने भी हैं वो सब रियल नंबर पे हैं। हमें पहले भी पता था रियल नंबर पे, वो तो हमने यहाँ से ही देख लिया था कि इसकी डोमेन रियल नंबर है, तो x सारे रियल नंबर्स ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये जो n आ रहा है यहाँ पे ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब x की जो भी पावर हम लोग लगा रहे हैं, x, x² x³ एंड सो ऑन, ये सिर्फ पॉजिटिव पावर्स लगा रहे हैं, x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3 एंड सो ऑन टिल x to the power n, जहाँ पे n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। x की पावर हम लोग -1, -2 ऐसा कुछ नहीं लेंगे। तो इसके बाद है हमारा a1, a0, a1, a2, an एंड सो ऑन, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये सब क्या है, बेसिकली कोफिशिएंट हैं, किसके, x के, x² के, x³ के, x to the power n के, ये सब कोफिशिएंट है और ये सब भी रियल वैल्यूज ही लेंगे। ये कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 4.5, 6, 7, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इन पे पॉजिटिव नेगेटिव की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अब इसका ग्राफ, अगर ग्राफ की हम लोग बात करें तो इसका स्पेसिफिक ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो इतनी पूरी इक्वेशन लिखी है
ये सिर्फ इतनी भी हो सकती है कि a नॉट प्लस a1x हो, ये इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, और जैसे कि यहाँ डॉट 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 मतलब सो ऑन लगा है तो ये कहीं तक भी जा सकती है, n की वैल्यू 100, 200, 300 कहीं तक भी। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स गिवन है बुक में, शायद एक या दो, वो एग्जांपल हम लोग देख लेंगे तो वहां पे एक फिगर भी आ जाएगी और आपको क्लियर हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन भी। तो अभी हमारे सामने आ गया है एग्जाम्पल नंबर 13। डिफाइन अ फंक्शन f, फिर से रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन है, बाई y इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे y भी लिख दिया है ताकि आप में से किसी को डाउट ना हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अच्छा टेबल मैंने नहीं बनाया, भूल गया हूँ मैं, कोई बात नहीं अभी बना लेंगे। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f। टेबल कुछ नहीं है, बस अलग अलग वैल्यूज हैं। लेट्स से रियल वैल्यूज हैं तो -2 से ले लेते हैं, वैसे मैं बुक में ही देख लेता हूँ क्या क्या है। -4 से 4 तक वैल्यूज दी हुई है बुक में। तो अगर x की वैल्यू -4 है, -3 है, -2 है, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें f ऑफ x की वैल्यूज निकालनी है। बस यही हमारा टेबल है जो गिवन है बुक में। ये टेबल हमें कंप्लीट करने का है। दोनों ही पेन खत्म हो चुके हैं और वीडियो भी बस इस एग्जांपल के बाद शायद एक और है, फिर हम खत्म करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा टेबल। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें आपको याद हो हमने लिखा था a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। इसके आगे के सारे टर्म्स जीरो हैं और a नॉट और a1x भी जीरो है और a2 की वैल्यू 1 है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, अगर इस फंक्शन को इससे कंपेयर करें, a नॉट a1 को 0 रख दें और a2 को 1 रख दें तो यही तो बन जाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अभी देखो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू रखेंगे एक एक करके। -4 रखा तो -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर भी 16, -3 रखा तो -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर भी 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। तो टेबल तो कंप्लीट हो गई यहाँ से, सिंपल था। अब इसी टेबल के बेसिस पे हम लोग ये ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसे, सपोज ये हमारी एक्सिस है, y एक्सिस, x एक्सिस, x -4 से +4 वैल्यू ले रहा है, -4, -3, -2, यहाँ से -4, -3, -2, -1, ओरिजिन 1, 2, 3, 4। आई होप सबको पता हो कि 0 वाले पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। तो अब देखो -4 पे y की वैल्यू कितनी है, 16, लेट्स से ये 16 है तो -4 पे 16 यहाँ कहीं है वैल्यू, -3 पे 9, अगर x -3 है तो 16 के नीचे ही कहीं 9 होगा, लेट्स से यहाँ पे है तो -3 पे यहाँ कहीं वैल्यू आ गई। ऐसे -2 पे 4, तो -2 के लिए 4 मान लो ये है, ये 4, 9 और 16 ऐसा मान लेते हैं हम लोग। वैसे आप जब बनाएंगे ग्राफ तो पूरा प्रॉपर स्केल लेके बनाएंगे। तो -2 पे वैल्यू आ गई 4, 0 पे वैल्यू 0 ही है तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही 1 पे वैल्यू 1 है, यहाँ कहीं लेट्स से ये 1 है, इस 1 पे भी ये 1, 2 पे, इस 4 पे, 3 पे ये 9 के अराउंड और 4 पे इस 16 के पास। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। इनको अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन गया हमारा ग्राफ। पॉइंट्स जोड़ेंगे सही से, v कुछ ऐसा घुमावदार v, ये हो गया हमारा ग्राफ। हमें निकालना है इसकी डोमेन और रेंज इस फंक्शन की। तो डोमेन तो हमेशा हमें यहीं से मिल जाएगी कि हम क्या वैल्यूज ले रहे हैं, रियल, और रेंज इसमें से उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये पूरी रियल वैल्यूज रेंज ही हो, ये कोडोमेन है, इसमें से रेंज उठाएंगे। तो रेंज देखो क्या आ रही है हमारी, तो देखिए रेंज को हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, रेंज को हम ऐसे लिखेंगे। रेंज क्या है हमारी, रेंज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x हमारा नेचुरल नंबर है और रेंज x स्क्वायर है, नेचुरल नंबर नहीं, आई एम सॉरी, रियल नंबर है। रियल था ना, इनपुट रियल ले रहे हैं, तो रेंज इज x स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो अभी हम लोग आ गए हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट एग्जांपल पे।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स का एक सेट डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जो अप्रोच अभी तक हम करते आ रहे हैं टेबल फिल करने वाली, वो टेबल फिल करने वाली अप्रोच सबसे अच्छी है। x की कुछ वैल्यूज के लिए हम लोग y की f ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स से मैंने x इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 के लिए निकाल लिया कि क्या वैल्यूज आ रही है। x की वैल्यूज अगर मैं ये सब रखूं तो मेरे f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, ये मैं निकाल लूंगा तो मुझे ग्राफ बनाने में आसानी होगी। देखो x -4 का क्यूब 4 4 जा 16 इंटू 4 64 -64 -3 का क्यूब -27 -2 का क्यूब -8 -1 का क्यूब -1 0 का क्यूब 0 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 का 27 एंड 4 का क्यूब 64। कुछ वैल्यूज मिल गई, बस इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये आया मेरा ग्राफ, x की वैल्यू 0 1 2 3 और 4, y की -1 -2 -3 -4, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। ये ग्राफ आगे तक जाएगा वैसे तो इन्फिनिटी तक, पर इतने से हम देख लेंगे। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। y की वैल्यू देखो किस रेंज में आ रही है, -1 -8 -27 -64। अगर मैं यहाँ पर -1 लूँ तो -8 मान लेते हैं, यहाँ कहीं आ रहा होगा, -27 और -64 यहाँ बोर्ड के नीचे आ रहा होगा तो -64 ही बोर्ड में ही मान लेते हैं। वैसे तो आप स्केल लेके बनाएंगे तो सही से बनाना। ऐसे ही यहाँ पे 1, ये हो जाएगा हमारा 8 27 और यहाँ कहीं 64। ओके, तो अभी देखो x1 पे y 1, तो यहाँ पर एक पॉइंट आया, x2 पे y 8, x2 पे y 8, यहाँ पर एक पॉइंट आया, x3 पे y 27, यहाँ पे x4 पे y 64, यहाँ पे। ऐसे ही इसके लिए देखेंगे तो -1 पे -1, -2 पे -8, -3 पे -27, -4 पे -64, यहाँ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ तो ये स्ट्रेट लाइन जैसे ही बन गया, ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप हम प्रॉपर स्केल लेके इसको बनाए ना, तो मैं एक बार वो भी बना देता हूँ, यही बना देता हूँ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये यहाँ से ये होता है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे हमने स्केलिंग सही नहीं ली थी। जब सही स्केलिंग लेके बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो क्यूबिक फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और यही कुछ स्पेशल फंक्शंस जो हम पढ़ रहे थे, इन्हीं को अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो, वैसे मैंने कोशिश करा है कि सब कुछ आराम से समझाऊं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो पूरी वीडियो भी दोबारा और दूसरे तरीके से बना के आपको डिलीवर करूंगा। और व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री है और फ्री का माल नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू।